अस्सलाम वालेकुम, यूर वाचिंग फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज 15वां रोज़ है, इलेक्शंस हुए और एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने तमाम इंतखाबी दस्तावेज 14 रोज़ के अंदर अंदर आवाम के सामने रखना होते हैं। लेकिन वो 14 रोज़ गुजर गए, कल 14वां रोज़ था। आज तक वो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन के पास है, कम अज़ कम वो सामने नहीं आया। और अभी तक रौला वही चल रहा है कि इलेक्शंस में धांधली हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कल एक बड़ा ऐलान किया, वो कि जनाब IMF को हम खत लिखेंगे और उनसे कहा जाएगा कि आप यहाँ पे ऑडिट कराएं। उसके पीछे लॉजिक ये दी गई है, रीजनिंग ये है कि जहाँ पे अगर डेमोक्रेसी ठीक नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो किस तरह से आप आगे इंश्योर कर सकते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। तो देयरफॉर, लेकिन उसके जवाब में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। ये दोनों तरफ का आर्गुमेंट है। एनीवेज, उस पर IMF का भी जवाब आ गया। और क्या असर हो सकता है, कितना संजीदा IMF इस बयान को या इस जो खत लिखा जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि आज बैरिस्टर गौहर ने कह दिया कि खत तो हम हर सूरत लिखेंगे, कितना संजीदा IMF इसको लेगी। उसके अलावा फिर अगेन बात और झगड़ा और रौला वही चल रहा है कि जहां जहां पर बेजाब्तगियां हैं, फॉर्म 45 जो कि तमाम पोलिंग स्टेशन का और उनकी कंसोलिडेशन फॉर्म 47 के अंदर वो मैच नहीं जहां जहां पे कर रही, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम इफेक्टीज, चाहे प्रोविंशियल कैंडिडेट्स हों या फिर वो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस लड़ रहे थे, वो अभी तक सरापा एहतजाज हैं। जगह जगह हर फोरम को इस्तेमाल करने की कोशिश तो वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज एक मामला हुआ। शौकत बसरा साहब वैसे प्रोग्राम में भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो वहां पर कुरान लेकर चले गए। उन्होंने कहा कि हल्फ की कुछ बातचीत हुई। एनीवेज, वो चूंकि वहां पर चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि इस केस के बारे में बात नहीं करनी, हम भी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सब जुडिस द मैटर, लेकिन ओवरऑल उस सब मामले के ऊपर बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपको थोड़ी देर पहले उसका एक क्लिप हमने दिखाया जो शौकत बसरा साहब कह रहे थे। अब डिमांड ये की जा रही है कि एक जुडिशल कमीशन आ जाए, ये वन ऑफ द डिमांड्स, या फिर फुल बेंच बना लिया जाए और जो कि इसकी तहकीकात करे, या फिर तीसरा मामला वो तो फिर हाई कोर्ट्स में गया, उसके बाद वो ECP में गया, ECP से होकर वो ट्रिब्यूनल्स के पास आ रहा है, वो तो सब प्रोसेस चल ही रहा है। तो खैर, एनीवेज, आई विल स्टार्ट द डिस्कशन। गेस्ट्स का मैं तारुफ करा दूं, जैसा मैंने पहले बताया, शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और उनके हमारे साथ रासान अफजल साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और सरवर बारी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, ही इज़ एन इलेक्शन एक्सपर्ट। सो शौकत बसरा साहब, मैं स्टार्ट आपसे करता हूँ। ये फरमाइएगा सर कि अब ठीक है, आप फॉर्म 45 आपके पास हैं, आप वो तमाम, मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, सबने देखी है, आप कुरान लेके जाने की वहाँ पे सर क्या सच ज़रूरत थी? मतलब अदालतें ज़ाहिर है हल्फ वगैरह इस तरह के मामला होते तो नहीं है ना, तो वो ठीक है आपने जो बाद में किया, सब डिमांड जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने हुई, उसमें मेन डिमांड ये थी, एक सवाल इसका जवाब दे दें और दूसरा ये साथ उसमें ऐड कर लीजिए, वो कमिश्नर पिंडी के बयान का आपने हवाला दिया, उनका तो ज़हनी तवाज़ुन कल ठीक हो गया है सर। वो इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने नया बयान दिया वो देखा ही होगा आपने, तो अब तो वो उनका जो एलिगेशन था वो तो शायद फिर स्टैंड ना करे। अकबर बाजवा साहब, सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को सच बोलने की तौफीक दे। और आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जो एक अहम बात कही है, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब सो मोटो लेते हैं और शौकत बसरा को बुलाते हैं, अगर मैं धांधली के हवाले से वाज़ेह सबूत ना दूँ और सच ना बोलूँ, तो मुझे नबी करीम की आखिरत में शिफात हासिल ना हो। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि कुरान पाक मैं कोर्ट में लेकर गया, मैं एक वकील भी हूँ और कानून को भी समझता हूँ। पहली गुजारिश तो ये है कि अब सच बोलने का वक्त आ गया है, हम सब लोगों को सच बोलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत पाकिस्तान में चल रही है, इस वक्त सच का गला घूंटा जा रहा है, इंसाफ का गला घूंटा जा रहा है। हज़रत अली का कौल है, कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म और नाइंसाफ़ी की हुकूमत नहीं चल सकती। बाजवा साहब, मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? देखें, इलेक्शन से बड़ा मामला शायद किसी भी मुल्क में कोई नहीं होता, जिसके ज़रिए अगर आप जमहूरियत कहते हैं जी, लोग अपनी एक मुकद्दस अमानत, अपना वोट के ज़रिए तब्दीली लेकर आते हैं, अपना पैगाम देते हैं कि उनको पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम चाहिए, कौन सी लीडरशिप चाहिए। और इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी बाजवा साहब कि ये जो 2024 जो इलेक्शन है, इट्स मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, क्योंकि अब एक एक शवाहिद मेरे पास है, अपना भी और पार्टी के साथ जो डाका डाला गया उनका भी। मैं इसलिए गया था सुप्रीम कोर्ट में, जब मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब धांधली के हवाले से केस सुन रहे हैं। किसी की एप्लीकेशन आई थी, मुझे बताइए, मैं एक पाकिस्तानी हूँ,
मैं एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के काजी और चीफ जस्टिस उनके पास नहीं जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? और अगर मैं उनकी अदालत में जा रहा हूं तो मुझे पता नहीं कि अगर मैं गलत बयानी करूंगा, झूठ बोलूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मैं इसलिए इमोशनल हूं, इसलिए जज्बाती हूं। बाजवा साहब 10 लाख का नुमाइंदा हूं हारूनाबाद फोटाबाद जिला बहावल नगर से। 10 लाख लोगों ने अगर मुझे वोट दिया है और उनकी उस मुकद्दस अमानत जो उन्होंने इमरान खान और शौकत बसरा को दी है, अगर उस पर डाका डाला जा रहा है, ठीक है, और हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, तो मुझे बताइए, छोटा सा सवाल बीच में ऐड के पास नहीं जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन ये भी तो एक मामला है ना कि जो तरीकाकार है, जो प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हुए, मतलब ट्रिब्यूनल्स में आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है, वहां पर जाए। इलेक्शन कमीशन का मैं आई एम श्योर कि अगर 14 रोज में उन्होंने करना तो चले 15वां रोज आ गया, 16वें 17वें रोज वो भी कुछ ना कुछ आपको जो दस्तावेज है इंतखाबात से मुताल्लिक वो दे देंगे, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। आपको अगर आप मेरा जवाब सुन लेते सर फरमाइए। बिल्कुल ट्रस्ट नहीं, अगर आप मेरा जवाब सुन लेते तो आपको इस सवाल की जरूरत ना पड़ती। मैं वहां पे गया, मैंने अपनी जेब से कुरान पाक से कुरान पाक निकाल कर कहा, सर मैं कुरान पाक में कुछ कहना चाहता हूं। मैं उस केस के मुतालिक अब भी बात नहीं करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं की, चूंकि उस केस के हवाले से जो उनके वज़ीर समाअत था उस पर मुझे उन्होंने मना किया। लेकिन मैं वहां कहना क्या चाहता था उसका आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार किया, और वक्त आ गया है। आपने कहा कि आप हल्फ की बात क्यों करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि हमें सब लोगों को हल्फ लेना पड़ेगा। सियासतदान जो सब पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, आज क्या हुआ है, आज फार्म 47 जो कि ग्वाल मंडी में या वहां पे तैयार हुआ है जाती उमरा में, वो लोग जो जीते हुए नहीं है, मरियम बीबी और मियाँ शहबाज शरीफ हारे हुए हैं। वो पंजाब असम्बली में जिस पर हमारे नाम लिखे हुए हैं अंबिया के, हमारे मुकद्दस नाम, उनकी छत के नीचे खड़े होकर झूठा हल्फ ले रहे हैं। मैंने ये कहा था कि सियासतदान भी हल्फ पर बात करें, हम कुरान पाक पे हल्फ देकर बात करें, सच क्या और झूठ क्या है। सबसे बड़ी बात मुतालबा ये किया है कि फुल कोर्ट बना दें, और मेरा उम्मीद है मुझे राना एहसान साहब मेरे मुतालबे को सपोर्ट करेंगे और तमाम जमातें सपोर्ट करेंगी, ठीक, कि एक फुल कोर्ट बना दें जिसके अंदर काजी चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब ना हो, क्योंकि वहाँ पे लाइव दिखाया जा रहा है कल कौम को, उसकी नशरियात लाइव दिखाई जाएं, हम उसमें पेश होंगे। अगर हम सबूत ना दे सके, क्योंकि काजी चीफ फाइज साहब को इसलिए कह रहा हूँ कि कमिश्नर पिंडी ने वाज़े तौर पर उनका नाम लिया है। सर वो कमिश्नर पिंडी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक भी तो हो गया ना सर, वही तो आपको कह रहा था। वो तो वो कहते हैं वो गलत हुआ है मेरे से। अच्छा, ज़हनी तवाज़ुन ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मैं साहब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ नहीं, मैं अच्छा इस पे आप प्लीज इस पे कमेंट कीजिएगा। जब उसने लेट मी ऐड राना एहसान अफजल साहब टू दिस कन्वर्सेशन। एक फिक्रा क्या कि चलें पूरा कर ले। एक फिक्रा क्या कि बाजवा साहब बात मुकम्मल कर रहा हूँ कि हमें वहां तमाम पार्टियां, राना साहब नून लीग भी जाए, पीपल्स पार्टी भी जाए, MQM भी जाए, हम सब पार्टियां जाएं और वहां पर लाइव प्रोसीडिंग दिखाई जाए। और कमिश्नर मुल्तान पिंडी जो है, जब उसने धांधली का बयान दिया वो पागल था, जब उसने धांधली के बयान बदल लिया अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी क्लच प्लेटें ठीक हो गई, अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। डॉक्टर्स बड़े बड़े अच्छे हैं पाकिस्तान में, बड़ा जल्दी इलाज हो जाता है, तसल्ली बख्श। खैर राना साहब इस पे भी बाद में कमेंट कीजिएगा, लेकिन जो मैं आपसे सिर्फ एक थोड़ा सा सिर्फ उसकी तमहीद आपको ये दे दूं कि 2018 के इलेक्शंस में जब पहले ही दिन असेंबली के अंदर ये शोर मच गया था कि रिजल्ट्स ठीक नहीं है, लेजिटिमेसी क्वेश्चन में आ गई थी, तो उसके बाद वी ऑल नो कि गवर्नमेंट चलना बड़ा मुश्किल हो गया था। और फिर 3-3.5 साल जो इमरान खान साहब की हुकूमत चली, उसमें कमीशन तो बना था लेकिन वो उतना कुछ पे काम नहीं हुआ। क्या आप नहीं चाहेंगे, आपकी पार्टी नहीं चाहेगी कि ये अब इसमें से डाउट खत्म हो जाए, जो इनके मुतालबे आप भी उनके साथ खड़े हो जाएं और कहें कि हाँ जी चलें, सब मिलके गए सुप्रीम कोर्ट कहें चलें आप फुल बेंच बता दें, या फिर जुडिशल इंक्वायरी हो जाए सब मामले की, नथारा एक दफा हो जाए ना, तो क्या हो जाएगा? बेहतर आपके लिए रहेगा, आपकी पार्टी की एक कोalition गवर्नमेंट आ रही है आगे, ज्यादा स्टेबल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपने ठीक कहा, 2018 के इलेक्शन हमारे नज़दीक बदतरीन रिगिंग से भरे हुए इलेक्शंस थे, और उसके बावजूद हमने जो रास्ता अपनाया वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का था और अदालतों का था, और हम असेंबली में आए और हमने डिमांड की कि असेंबली में कमेटी बनाई जाए जो इलेक्शंस को रिव्यू करे, और उसकी सरबराही PTI के पास थी। आप यकीन जाने इन्होंने एक दफा भी उस कमेटी को बुला के कोई उसके ऊपर पैरवी नहीं हुई, कोई वहां आगे मिलके नहीं चल सके कि इलेक्शंस के ऊपर रिव्यू किया जाए। हम कहते रहे, बहरहाल हमने इनको जब निकाला तो आईनी तरीके से निकाला। आज इनके बकौल ये कहते हैं कि बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं
ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, इनको भी चाहिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, इनको भी चाहिए अदालतों का रुख करें और वहां अपना जो है वो इंतजार करें कि इनको इंसाफ मिले। लेकिन ये उससे और चीजें उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये इंटरनेशनल मीडिया को बुला रहे हैं, पाकिस्तान की साख खराब कर रहे हैं। ये लॉबीइस्ट इन्होंने हायर किए हुए यूएस में, यूरोप में, वहां पैसा चला रहे हैं, वहां से स्टेटमेंट चला रहे हैं, पाकिस्तान की साख खराब कर रहे हैं। कल इन्होंने कहा जी कि हम आईएमएफ को जो है वो खत लिखेंगे कि इसको रोक दिया जाए इस मुआहदे को जब तक हमारी रिगिंग जो के इल्जामात जो हैं वो साबित नहीं हो जाते हैं, कि हक में फैसला नहीं हो जाता, ये ऑडिट नहीं हो जाता, ताकि मुल्क जो है वो डूब जाए, आम आदमी जो है वो और जो है महंगाई से मुतासिर हो, सब कुछ रुक जाए, पाकिस्तान ब्रेक लग जाए जब तक हमारा फैसला नहीं होता। तो भाई मेरी बात सुने, 2018 में तो आपकी कोई ऐसी डिमांड्स नहीं थी हमारे लिए, या अगर हमारी डिमांड थी तो आपने सपोर्ट नहीं किया था। आज हमारा क्या मौक़िफ़ है? हम कहते हैं, आप कहते हैं कि हमारे फॉर्म 45 ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप कहते हैं ठीक है। दूसरी जो आपके मद्दे मुकाबल है, जो आपसे जो जीता हुआ बैठा है, वो कहता है मेरे फॉर्म 45 ठीक है। फैसला किसने करना है? फैसला टॉक शो में करना है। और ये जो कुरान की बात है, देखें कुरान हमारे लिए मुकद्दस किताब है और मुकद्दस तरीन किताब है, लेकिन मेरे ख्याल से इस्लाम में ये निज़ाम नहीं है कि उस किताब पे हाथ उस पे रखें और फैसले कर लें। तो मेरे ख्याल से इन चीजों को या कुरान पाक को इन मामलों में लाने की जरूरत नहीं है, और ये अच्छा रवायत भी नहीं है, और ना ये इस्लाम ने कहा है कि ये रवायत होनी चाहिए कि आप फैसले अच्छा उसके अंदर ना एक फॉर्म 45 47 के अंदर तुराना साहब एक माजरत के साथ उसमें मामला ये है ना कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी रिस्पांसिबिलिटी है, दे हैव टू गिव ये तमाम इंतखाबी दस्तावेज विद इन 14 डेज, नहीं दिए उन्होंने अभी तक। वो दे देंगे तो पता चल जाएगा किसके ठीक है किसके नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं देने चाहिए, लेकिन बिल्कुल देने चाहिए इलेक्शन कमीशन को। मैं भी कहता हूँ कि अगर उन्होंने टाइमली नहीं दिए तो देने चाहिए। तो देखे ना, ये डाउट क्रिएट खुद किया जाएगा ना फिर इस तरह के काम करके, मतलब कि भाई क्यों नहीं दे रहे, एक टाइम होता है और हर दफा आ जाते हैं, वो इस दफा नहीं आ रहे, तो एक चीज डिफरेंट है। मैं आपकी आवाज के साथ रेजोनेट कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल टाइमली देने चाहिए। अभी नहीं दिया, आज दे दें, कल दे दें, लेकिन इस चीज को, और उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। देखें अच्छा ब्रीफली राणा साहब, ब्रेक पे जाना है, मैंने मुझे बार बार वो कह रहे हैं ब्रेक पे जाने का, सिर्फ इस चीज पे बता दीजिएगा आपके ख्याल में ये कमिश्नर पिंडी साहब जो है, इनका पहला बयान ठीक था या दूसरा ठीक है? आप किसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। शौकत साहब कहेंगे पहला बयान ठीक है, मैं कहूंगा दूसरा बयान ठीक। दूसरा बयान मेरे लिहाज से दूसरा बयान ठीक है, शौकत साहब कहेंगे पहला बयान ठीक है। अब हल कहां से होगा? हल तो अदालत में ही होगा ना। यानी कि हम अपने अपने मौक़िफ़ मीडिया में लेके बैठ सकते हैं और उनसे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन मामला हल अदालत में होने, अदालत में इंसाफ का इंतजार करें। जैसे पिछले पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए, जिन लोगों को लगा कि धांधली हुई, उन्होंने इंतजार किया। चलें ठीक है, लेट्स होप देन कि अब आपकी पार्टी भी इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाए, सुप्रीम कोर्ट को ये कहे कि जनाब फुल बेंच बनाएं और या फिर इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, बेहतरीन काम हो जाएगा ताकि आगे कुछ स्मूथली रन तो हो सके बिजनेस ऑफ स्टेट जो है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके वी विल डिस्कस दिस पॉइंट जो आईएमएफ को खत लिखने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हर सूरत लिखेंगे, उसके हवाले से कि उसमें जवाब भी आ गया वैसे आईएमएफ का। इस पर डिटेल बात करेंगे, क्या उससे इफेक्ट हो सकता है और निकाला क्या चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस खत से, क्या वाकई नुकसान होगा या फिर उसका कोई ये जो ऑडिट वाला मामला है उसमें कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। आफ्टर दिस ब्रेक वी विल टॉक अबाउट दिस, और सरवर बारी साहब भी हमारे साथ होंगे। अच्छा जी, तो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है इस चीज़ का कि 14 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबी दस्तावेज आवाम के लिए उन्होंने पब्लिक करनी है। फॉर्म 45 47 अपनी वेबसाइट पर चढ़ाने हैं। आज 15वां रोज़ हो गया, कल वो 14 रोज़ खत्म हो गए, लेकिन अभी तक क्यों नहीं किया जा रहा? वो जो सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बारी साहब वो जो कहते हैं कि मडिंग द वाटर्स और क्रिएटिंग अ डाउट, ये मतलब ना करके ये तो डिससर्विस कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और ये खुद डाउट्स कास्ट करवा रहा है ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ द रिजल्ट्स, और ये कानून के मुताबिक है और कानून के बरखिलाफ। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है, क्यों नहीं अभी तक ये आ रहे? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत सारी डेडलाइंस बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है मीट करने में। देखिए, वो सबसे पहले 90 दिन में इंतखाबात करवाने थे, वो इलेक्शन कमीशन ने भरपूर कोशिश की कि 90 दिन में इंतखाबात ना हो सकें। फिर ये था कि इलेक्शन के दिन यानी कि रात को 2 बजे सुबह तक लाजमी था कि ये अपने इलेक्शन रिजल्ट्स जारी करें, वो उन्होंने नहीं किए।
उसकी वजह देनी लाजमी थी, लॉ में लिखा है, वो वजह भी नहीं दी। फिर सुबह 10 बजे 9 फरवरी को 10 बजे सुबह लाजम था इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो हैं वो पब्लिक के साथ शेयर करते, वो नहीं किए। फिर ये था कि 14 दिन के अंदर, इलेक्शन होने के 14 दिन के अंदर अंदर लाजम था कि वो हर किस्म का फॉर्म, चाहे फॉर्म 45 है, 46 है, 47 है, 48 है, ये तमाम फॉर्म अपनी वेबसाइट पर डालने थे, वो नहीं डाले, उसमें फेल हो गए। और फिर आज जो उन्होंने किया है कि जो नशिस्तें हैं ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और जो मजहबी अक़लियतें हैं उनकी नशिस्तें, उनका ऐलान होना, इकट्ठा होना लाजमी है। जो भी पार्टियां असम्बली में हैं या कौमी असम्बली में हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, वो भी नहीं किया। और उसके बगैर ही आज पंजाब असम्बली में अरकान ने हल्फ उठा दिया। तो थ्रू आउट हमें नज़र आ रहा है पिछले 2 साल से कि एक ग्रैंड स्ट्रेटजी है जिसके तहत जो है कोशिश की जा रही है कि अपने पसंदीदा लोगों को इलेक्शन जितवाया जाए, अपने पसंदीदा लोग जो हैं वो हुकूमत साजी कर सकें। तो मुझे तो ये एक पैटर्न नज़र आ रहा है, वाज़े तौर पर है। और हमने इसके लिए उसमें दूसरी साइड पे भी तो हम देखें, उसमें इंसिनुएट तो किया जा सकता है, मतलब हम फर्ज तो कर सकते हैं, लेकिन एक मामला ये है ना कि मुमकिनात में से ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 45 सामने रखे तो वो मुताबिकत रख रहे हो जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो धांधली से जीते हैं। तो ये क्लियर करना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, और जितनी जल्दी कर दे उतना बेहतर है। दुनिया में कोई अदारा नहीं चाहता कि उसके ऊपर सवाल उठे, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी लेजिटिमेसी है, उसका जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो। क्योंकि ये एक कुदरती बात है कि हर अदारा अपनी रेपुटेशन जिंदा रखना चाहता है, बल्कि बढ़ाना चाहता है। इलेक्शन कमीशन गालबन दुनिया भर में वाहिद अदारा है पाकिस्तान का जो चाहता है कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाए, और उसके लिए उसने बड़ी भरपूर कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब एक कमिश्नर साहब रावलपिंडी के अगर टीवी पे आके कहते हैं कि जी हमने सारी नशिस्तों पर रिजल्ट चेंज किए हैं, जो जीतने वाले थे उनको हरा दिया, हारने वालों को हमने जिता दिया, और अब कल से जो स्टेटमेंट चला रहे हैं उनकी, उसमें उनको ले आए, टीवी के ऊपर ले आए, जाके बयान दें। उनका सिर्फ महज एक तहरीरी बयान बार बार टीवी चैनल पर चलाया जा रहा है, और जो पहला बयान था वो तो उन्होंने खुद दिया था, और लग रहा था कि बड़े वो पता नहीं सर, ये भी हमने ना पता, पहला ठीक था कि दूसरा ठीक था। शौकत बसरा साहब, मैं अब नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, IMF वाला जो मामला है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने आज भी कहा, कल की भी हमने प्रेस टॉक देखी PTI लीडर्स की कि IMF को ख़त लिखेंगे। आज ही रीइटरेटेड कि हम हर सूरत ख़त लिखेंगे। तो आप ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनाब ऑडिट IMF के थ्रू हो जाए। दो चीज़ें आती हैं उसके अंदर, एक तो वो कहते हैं कि यार देखें, पहले आप कहते थे कि अमेरिका से हमने किसी किस्म की मदद नहीं लेनी, अब यहाँ पे आप वही फॉरेन फोर्सेस को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं अपने डोमेस्टिक मैटर्स के अंदर। दूसरा वो PMLN तो खुल के कह रही है, वो कह रही है कि आप चाहते हैं कि डील ना हो IMF के साथ, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, तो ये आप जानबूझ के कर रहे हैं। तो क्या इस पर रिस्पॉन्ड करेगा आपके ख्याल में? आपकी ज़ाती राय बता दें। चलें कुर्बानी साहब, बड़ा अहम सवाल है IMF के हवाले से। IMF के हवाले से आपका बहुत अहम सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं सरवर बारी साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है, और उन्होंने एक एक बात जो कही है ये आइनी और कानूनी और आवाम के दिल की आवाज़ है। दूसरी बात रहा, आपने बात की थी कानून की। पाकिस्तान इस वक्त जो इसको बनाना रिपब्लिक से भी अगली स्टेज बनाया जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान हासिल नहीं किया गया था। हमने तो कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि ये फॉर्म 47 जो है इस पर पकौड़े रख के बेचे जाएं। दूसरा बयान कि उन एक और तर्जमान आता है, वो कहता बात है फिर वहीं पे आ जाएगी। अपना राणा साहब भी वही बात कर रहे थे कि वो कानून अपना रास्ता अदालतें लेंगी। एक मिनट आगे को चले ना, 1 मिनट जी जी, 1 मिनट। अच्छा चले, अब आपके सवाल पे आता हूँ। पहली बात तो ये है, जिस शख्स के मुतालिक बात कही जा रही है कि जी पाकिस्तान में ये बयान खत लिख के वो पाकिस्तान की सलामती के लिए वो शख्स ना डील कर रहा है, ना झुक रहा है, ना डर रहा है, बल्कि वो पाकिस्तान खुद पाकिस्तान है। इमरान खान पाकिस्तान है जो 80-90% कौम को रिप्रेजेंट करता है।
जब ये लेटर सामने आएगा, ये जो प्रोपेगेंडा बिल्कुल। करते हैं ना, कभी कुछ, क्योंकि झूठ ज्यादा चलता नहीं है। अभी लेटर आपके सामने आज या कल में आ जाएगा, वो क्या है, लेकिन मैं बता देता हूं वो क्या है। जी जी बताइए। कहने ये जा रहे हैं 70 साल में या यहाँ पे आमरीयत रही है, या इन दोनों पार्टियां जो 4-4 बारी वजीर आजम और 3-3 बारी वजीर आला रहे हैं, इन्होंने ही कर्जे लिए, और कर्जे लेने के बाद क्या हुआ, ये जो 3-3 बार 4-4 बारी वजीर आला और अभी जो फिर हलफ उठा रहे हैं, इनका कौन सा स्टेक पाकिस्तान में? इन्होंने भी पाकिस्तान का पैसा लूटा जो कर्जे लिए गए और अपनी जायदादें और महल्लात बनाए दुनिया के हर कोने में। हम ये कहते हैं कि आप इन लोगों को, जिनके पास मैंडेट नहीं है, जिनको अवाम की IMF से हमायत कहते हैं कि हासिल इनका नहीं है, ऑडिट 80-90% अवाम, सुने 80-90% अवाम जब इनके पीछे खड़ी नहीं होगी, तो मुझे बताइए किस तरह आप पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को हल कर लेंगे? हमारा कंसर्न क्या है, ये बात गौर से सुनिएगा। ये जो इस दफा फिर कर्जा लेने जा रहे हैं और पता नहीं कितने अरब अच्छा बसरा साहब, मुझे थोड़ा सा आप यहाँ पे इजाजत दे दें, थोड़ी सी इजाजत दे दीजिए। बंदे हैं। उसने इलेक्शन क्या माफ कीजिएगा, IMF का जो IMF का मैं आपको एक फिक्रा बता देता हूँ, अगर ये सुन लीजिए ना कर्जा लेने सिर्फ के बाद, मेरी बात तो सुनिए। IMF स्पोक्स पर्सन सर जी, बाजवा साहब बात मुकम्मल हो रही है, कर लें। बात मैं ये कह रहा था, अर्ज कर रहा था, उन्होंने फरमाया कि लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग विद 5 लाख रुपए लेने हैं न्यू गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज। ये तो बड़ा बाशगाफ IMF ने वैसे ही कह दिया। अब देखिए ट्रेजरी बेंचेस पे जो एक कोalition गवर्नमेंट बैठी होगी, उन्होंने वो सारा कुछ जो वो कहते जाएंगे वो करते जाएंगे, और उसके बाद मतलब वो IMF के साथ जो मामला चलने हैं वो जिस तरह से चलेंगे, और जो हार्ड डिसीजंस होने हैं वो आपको भी हुकूमत आती तो करने पड़ने थे। बाजवा साहब, कौन सी हुकूमत, कौन सी असेंबली, कौन सा वजीर आजम, कौन सा वजीर आला जो 2024 जो रिगिंग ऑफ ऑल पाकिस्तान के अंदर जो रिगिंग हुई है ना, ये मास्टर ऑफ ऑल रिगिंग्स है, मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स है। अब उसको असेंबली की बात कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं, फर्ज करें बाजवा साहब मैंने आपसे 10 लाख रुपए लेना हो, और अगर आप मेरा 10 लाख रुपए ना दें, मैं हर लेवल तक जाऊंगा, अल्लाह ना करे ये जो कर्जे अरबहा डॉलर पाकिस्तान पे चढ़ गए हैं, ये वापस किस तरह करने हैं? ये तो लूटेंगे और फुटेंगे, क्योंकि इनका जीना मरना इक़्तिदार की हद तक है, उसके बाद बाहर चले जाएंगे। अच्छा, मैं मुझे ये बताइए कि टाइम से थोड़ा ठीक है, मैं आगे जवाब ले लेता हूँ ना, राना साहब से इसका जवाब ले लेता हूँ। मैं वैसे बीच में एक थोड़ा सा अपना एक फिक्रा ऐड कर दूं कि दुनिया को हमारे से ज्यादा टेंशन है कि हम डिफॉल्ट ना कर जाएं, क्योंकि हम डिफॉल्ट करेंगे तो जो हम देनदार हैं जो अरबों डॉलर्स के, वो उनके पैसे मारे जाएंगे। तो वो उन्होंने कुछ ना कुछ लगाए रखना है पाकिस्तान को। साथ साथ ये एक मेरी अपनी एक वीक सी अंडरस्टैंडिंग है सब चीज को लेकर। एनीवेज राना साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर आप, और ये खुद क्लेम करते हैं आपके, और ऑपोजिशन क्या होती है, और एक मतलब बंदा जो जेल में बैठा हुआ है खत लिख ले तो क्या होगा? आप ये खुद कहते हैं कि खत से कुछ नहीं होना, तो फिर साथ आप ये भी समझते हैं, आप ऐसे महसूस होता है बयानात से जो आपकी पार्टी लीडर्स की तरफ से दिए जाते हैं कि जैसे सीरियस ना ले ले कहीं IMF मतलब उस खत को। ये दो चीजें आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी, लिखने दें, क्या है उसके अंदर मामला? नहीं देखें, सबसे पहले तो मैं 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम रहती है, और ये कहना कि इमरान खान पाकिस्तान है और 80% पाकिस्तानी उसके साथ हैं। इन इलेक्शंस के अंदर ही अगर 100 वोट खान साहब को पड़ा है तो 250 वोट दूसरी जमातों को पड़ा है। तो ये इस तरह की यहाँ आके लोगों को ये पैगाम देना कि सब 80% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। और पाकिस्तान बहुत बड़ा है और उसके अंदर बहुत सारे लीडर्स आए और अपना रोल अदा किया है, तो हमें इतना बड़ा खान साहब को नहीं बनाना चाहिए। इस वक्त खान साहब जो हैं बहुत सारे इल्ज़ामात उनके ऊपर है और कुछ सजाएं भी हो चुकी हैं, तो ये हकायक हैं। बाकी जो देखिए आपने बात की कि IMF उनके खत को माने ना माने, जो भी है, बहरहाल एक बड़ी जमात है PTI, और उस जमात का सरबराह जब दूसरी दफा कोशिश करे, बल्कि दूसरी दफा नहीं तीसरी दफा कोशिश करे कि मुल्क को मैं माशी तौर पे डीरेल करूं, तो ये वाकई खतरनाक है और इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। तो कैसे डीरेल करते हैं? पहली दफा तब किया, मैं एक मिनट अकबर साहब मैं आपको बता देता हूँ। पहली दफा उन्होंने कब किया? जब उनकी हुकूमत ने मुआहदा किया IMF से, और जब उनकी हुकूमत जा रही थी तो उनको पता था
कि मुआहदा कितना जरूरी है इस मुल्क के लिए, तो उन्होंने वादा खिलाफी की और मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। और जहां पेट्रोल 50 रुपए महंगा करना था 10 रुपए सस्ता कर दिया, बिजली महंगी करनी थी सस्ती कर दी, और मुल्क को एक इकोनॉमिक टर्मोइल में डाल के चले गए। अल्लाह हाफिज कह के कि तुसी उन संभालो, मैं जरा फायरिंग करनी थी मईशत वो आपको याद है वैसे सर, मैं उस वक्त बिलावल साहब का लॉन्ग मार्च कवर कर रहा था, कराची से लेके लाहौर तक मैंने वो इस्लामाबाद तक मैंने कवर किया। और जिस दिन इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि बिजली और गैस की कीमतें मैं कम कर रहा हूँ और डीजल की कीमतें, ये महंगाई मार्च उनके खिलाफ चल रहा था, और उधर से मरियम साहिबा, आपकी मरियम नवाज साहिबा, उधर से मौलाना साहब, और प्रेशर ये था, आपकी तरफ से प्रेशर था कि कीमतें कम करें। नहीं, मैं आपको ये भी ऑन रिकॉर्ड बता दूं कि उस वक्त मिफ्ता इस्माइल और खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पेट्रोल आप मुआहदा खिलाफी कर रहे हैं, और ये बिफोर हिज गवर्नमेंट हैड फॉलन ये हुई थी। देखिए बात ये है कि चाहे हमने कहा या उस वक्त की ऑपोजिशन ने कहा, जो उस वक्त की हुकूमत थी उसने तो मुल्क को माशी दलदल में डाला या नहीं डाला। अब आप आगे आ जाएं, और फिर जब IMF का मुआहदा बहाल होने जा रहा था, जब हम बहुत सारी महंगाई हमने करनी पड़ी क्योंकि उस मुआहदे को बहाल करना था, चाहे वो गैस थी, बिजली थी, जिसकी वॉन्ट ऑफ टाइम अब पे आ जाए ना जरा, अब पे आ जाए। मैं तो पूछ रहा था कि अब खत लिखने से पाकिस्तान कैसे डिफॉल्ट हो जाएगा? नहीं, एक मिनट ये जरूरी है, जिसकी वजह से महंगाई हुई और हम जिमनी इलेक्शन हारे, तब खत लिखा गया कि 2 सूबे जो हैं IMF मुआहदे से बाहर निकल रहे हैं। तो बिल्कुल वो भी एक मुल्क के खिलाफ साजिश थी। आज जब आप खत लिख रहे हैं तो इनकी नीयत का पता चलता है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। बजाय ये अदालतों का रुख करें, ये इलेक्शन कमीशन का रुख करें, इनकी काविश कोशिश ये है कि हम मुल्क को बदनाम करें, इसकी साख को बदनाम करें, लॉबियस्ट हायर किए हुए हैं, उधर से ये हमें डैमेज करना चाह रहे हैं, और अब ये खत लिख रहे हैं IMF को, नाकाम होंगे, हम इनको नाकाम करेंगे, इनकी कामयाबी नहीं होती कि मुल्क के खिलाफ साजिश करते हैं। एक छोटा सा ज़िमनी सवाल राना साहब, इसी में से आप इसका ब्रीफली जवाब दे दें, मैं सरवर बारी साहब की तरफ जाना है। वो जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब IMF के उसमें से निकल जाएं, वैसे तो खैर वो सेंटर का मामला होता है, प्रोविंसेस का इतना ज़्यादा उसके अंदर होता नहीं, लेकिन उसके बावजूद 16 माह आपकी हुकूमत रही। वो जो शौकत तरीन साहब थे, उनके खिलाफ आपने कुछ किया क्यों नहीं? तब ब्रीफली बता दें जरा। सबसे पहले तो प्रोविंसेस का मामला होता है क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट की होती है, बजट सरप्लस उन्होंने कमिट किए होते हैं, तो अगर वो कमिटमेंट से पीछे हट जाएं तो बिल्कुल आपका मुद्दा इंपैक्ट होता है और वफाक के ऊपर एक बड़ा बोझ आ जाता है। बाकी देखें, बात ये कि बिल्कुल होनी चाहिए थी कार्रवाई उनके खिलाफ, नहीं हुई, लेकिन वो एक्सपोज जरूर हो गए, हकायक अवाम के सामने आ गए, उनकी जो ऑडियो आई उन्होंने सब लोगों ने सुनी, उसमें लोगों को पता चल गया कौन कहां। लेकिन कार्रवाई हो जानी चाहिए थी ना, आपके गवर्नमेंट थी, ताकि पता चलता कि जो इल्जाम है और वो कितना संगीन था, तो उसके मुताबिक होता है। सरवर बारी साहब, आप इसके ऊपर अपनी राय दीजिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी अगर IMF इंटरवीन करे, क्योंकि वो कर सकते हैं इस वक्त और बनवा सकते हैं शर्त कि ऑडिट करवाया जाए इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से, एक दफ़ा नथारा हो जाए, क्लियर हो जाए सब कुछ। कभी ऐसे पास्ट में हुआ है, कभी आगे, और आगे आपको कोई इस मामले में से उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाह रही है इस तरह का कुछ हो जाएगा? वैसे जो स्पोक्स पर्सन IMF की, उनसे पर्टिकुलरली पूछा गया इमरान खान के खत के बारे में, उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया इस बात मामले के ऊपर। उन्होंने कहा मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, बाकायदा उसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की, ना हाँ की या ना की। बारी साहब देखिए, बहुत अरसा पहले 1945 के बाद जो UN बनाई गई, वो इसलिए बनाई गई थी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको तय करना है, जो सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स है उससे बाहर निकलकर, जैसे अभी गजा के और पैलेस्टाइन के मसले पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ पर केस चल रहा है इसराइल के खिलाफ, उसकी जो जेनोसाइड हो रही है पैलेस्टीनियंस की। तो देखिए, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो डिपेंडेंट है वेस्टर्न जो पावर्स हैं, उनके जो मुआहदे हैं, उनकी जो एड आती है, फॉरेन एड आती है, पाकिस्तान को GSP प्लस है, जिसकी 28 कंडीशनैलिटीज़ हैं, ह्यूमन राइट्स की बात है, जमहूरियत की प्रमोशन की बात है, मज़दूरों के लेबर राइट्स की बात है, और इसी तरह बहुत सारे और आपके मुआहदे हैं, जैसे ये आपने किया है जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। आप दुनिया भर से कर्जे ले लेकर अपनी सड़कें बनाते हैं, अपने स्कूल चलाते हैं, अपने हेल्थ सेंटर चलाते हैं। लेकिन भाई साहब, इससे कुछ निकलेगा? ये अगर जो खत वो कह रहे हैं कि हर सूरत हमने लिखना है, मैं एक्चुअली टाइम की किल्लत है, मैं इस वजह से मैं कह रहा था जरा इसका जवाब
इसकी सॉवरेनिटी तो ये पुरानी हुकूमतों ने दांव पे लगा रखी है। तो इसलिए ये बात वो पहले ही कह चुके हैं, यूएन के सेक्रेटरी जनरल कह चुके हैं, यूरोपियन यूनियन कह चुका है, सारी दुनिया की सिविल सोसाइटी कह रही है पाकिस्तान में इलेक्शंस जो है उसका ऑडिट होना लाजमी है। तो बात ये है कि अगर ये खुद फॉर्म 45 और 47 नहीं देंगे तो जाहिर है फिर पाकिस्तानी लोग जो हैं बाहर की तरफ देखेंगे। और ये ज़रूरी है कि अपोजिशन और जो हिज़्ब इक़्तिदार है वो ये तय करें कि उन्होंने अपने मामलात खुद तय करने हैं या ऐसी कुव्वतों के हवाले करना है जिनका पाकिस्तान बिल्कुल पॉलिसी के साथ तक नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं तय तो वो बिल्कुल होना चाहिए। मैंने एक इधर ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। राणा साहब, मैं असल में टाइम बड़ा कम रह गया, इसको मैं आपसे स्टार्ट कर दूंगा, आप इसका जवाब दे दीजिएगा। ब्रेक से वापस आते हैं तो वही बात करते हैं कि इलेक्शंस के रिजल्ट जितने ट्रांसपेरेंट होंगे, जितने गैर मुतनाज़ होंगे, उतनी ज़्यादा जमहूरियत फले फूलेगी। एक डेमोक्रेसी इंडेक्स आया हमारे पास, वो ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान उसमें कहाँ पर खड़ा हुआ है? पाकिस्तान जमहूरियत की लिस्ट से ही इंडेक्स में निकाल दिए तकरीबन उन्होंने, अथॉरिटेरियन स्टेट के तौर पे अब उसको कंसिडर किया जा रहा है। एनीवेज इसको एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस ने एक इंडेक्स जारी किया कि पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत का कहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है और कहाँ पे बेहतरी हुई है। बड़े मजाक की बात है कि सिर्फ एक वाहिद मुल्क है यूएई जहां पर वैसे बादशाहत है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर कुछ ऐसे इकदाम लिए गए हैं कि जमहूरियत यहां पे कुछ थोड़ी सी परवान चढ़ी है। एनीवेज, कमिंग टू द पाकिस्तान पर्सपेक्टिव और इंडेक्स पे क्या है, पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ऑथोरिटेरियन रिजीम्स में शामिल है और वन ऑफ द लोएस्ट स्कोर्स ऑन डेमोक्रेसी। शौकत बसरा साहब, बड़े अफसोस की बात है, मतलब दुनिया हमारे बारे में ये सोच रही है कि यहाँ पे तो डेमोक्रेसी नहीं हो, शैम डेमोक्रेसी से भी, हाइब्रिड रिजीम से भी नीचे चले गए हैं। अथॉरिटेरियन रिजीम पाकिस्तान को गर्दान रही है दुनिया। मैं ये कह रहा था कि मिसाक सियासत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आगे बढ़ने की बात अब नहीं होनी चाहिए, ताकि उससे इफ आई एम नॉट रॉन्ग जमहूरियत बेहतर ही होगी। इसी चीज़ का नाम है कि आगे चलें और सब मिलकर चलें, जरा बेहतर करें निज़ाम को जो खराब हो रहा है। बाजवा साहब सर, जमहूरियत का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। मैं पहले आपको कह चुका हूँ, जहाँ पे ना आपकी जमहूर आज़ाद है जिसको हम आवाम कहते हैं, ना यहाँ पर सहाफ़ी जो मैं समझता हूँ सहाफ़त का और सियासत का चोली दामन का साथ है। राहत इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, फिर दोबारा उनको अगवा कर लिया गया। अभी तो आप देखें आगे आगे होता है क्या। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया है, बांग्लादेश, जो आप अफगानिस्तान को कंपेयर कर लें, हम सियासी तौर पे, हम मुआशी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, अभी भी मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो जिम्मेदारान हैं, जो आईनी उहदों पे बैठे हैं, जो इंसाफ दे सकते हैं, खुदारा इस जमहूरियत का कुछ कर लें, इस पाकिस्तान का बिल्कुल ठीक है। राणा साहब फरमाइएगा, जमहूरियत का कुछ कर लें, सब मिल बैठे। अब यही मामला चलते रहेंगे जैसे आज पंजाब असेंबली में ओथ से पहले जिस वक्त तहरीक इंसाफ वाले हैं वहां पे घड़ी चोर के नारे लग गए। मतलब जो कम होने में नहीं आ रही जो गर्मी है, अब इसको कहीं ना कहीं तो डिफ्यूज करना है। इस पर देखिए, आपने जमहूरियत की बात की, सबसे पहले तो ये इंडेक्स जो है ना, ये पिछले साल की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर ये आई है। और इसके जी तो 2023 की जो इसके अंदर देखिए इशू ये है कि मिसाके अगर मुझे बोलने दें, मिसाक, कैन आई स्पीक? मिसाके जमहूरियत तो किया दो जमातों ने, पीएमएलएन ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, और बहुत लड़ाई के बाद सीखे कि हमने जो है जमहूरियत को जो है फरोग देना है, से दूर की सियासत करनी है। लेकिन फिर खान साहब को नाफिज किया गया इस मुल्क के अंदर, और उस मिसाके में जो जमहूरियत था उसकी धज्जियां उड़ाई गई। खान साहब जब हुकूमत में आए, एक तो वो आरटीएस बिठा के आए, फिर उन्होंने लेकिन सर हम तो ये कह रहे हैं कि आगे मजीद डिटीरियरेशन, आगे मजीद खराबी की तरफ मामला जा रहा है। मेरे पास चूंकि वक्त कम है, बारी साहब क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें इस पे। ये बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया राणा साहब ने कि 2022 का 2023 में वो जो इंडेक्स है उसके हवाले से वो आया। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जो 2024 का आएगा उसमें हम इससे भी नीचे ना चले जाएं।
जहाँ पे इस वक्त हम करंट स्कोर पे पड़े। ये जो इंडेक्स है, डेमोक्रेसी इंडेक्स है, ये 2023 का है, 2022 का नहीं है, 2023 का है। 23 का। और दूसरी बात ये है कि अगले साल जो आएगी रिपोर्ट वो पाकिस्तान खतरा है, इससे भी नीचे जाएगा। मेरी सिर्फ एक दरखास्त है राना साहब से कि इलेक्शन कमीशन को कहें कि फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर आज रात डाल दें। तो राना साहब के कहने पे थोड़ा डालने हैं सर उन्होंने, वो तो कानून में लिखा हुआ। हाँ, वो बल्कि पहले भी वो आपके साथ ही थे, वो हम नवा हैं इस बात में आपके कि बिल्कुल डालने चाहिए और ये तमाम मामला कानून के मुताबिक होने चाहिए। वो इसलिए कि रूलिंग पार्टी है, उनसे दरखास्त करें इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 सारे के सारे डाल दें, क्योंकि पंजाब के कम से कम डाल दें, क्योंकि पंजाब में आज अरकान ने हल्फ उठा ली है, तो कौम के ऊपर जरा रहम करें। बाय द वेरी सेम टाइम चलें, वो तो एक बात हो गई। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का वक्त दे, शुक्रिया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे ये आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट के कांधों पर। और जैसे उन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन को फोर्स किया था कि इलेक्शंस की तारीख दें, बताएं हमें कि क्या मामला आते हैं, और फिर सदर साहब से जाके मिलें, इसी तरह से ये जो कि कानून है और इसी की वजह से डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैन डू दैट कि वो इलेक्शन कमीशन को कहे कि 14 रोज गुजर गए हैं, कानून के अंदर लिखा हुआ कि आपने तमाम इंतखाबी दस्तावेज जिसमें फॉर्म 45 47 शामिल है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें। तो लेट्स होप दैट इट हैपन्स। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह।